हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोगों की निरंतर जारी होगी। जैसा कि हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान जो स्वतंत्र भारत में राजनीति है उसको कर रहे थे, जिसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। तीसरा पार्ट का हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो तीसरे पार्ट का हमने बना लिया है और इसमें देखेंगे कि नियोजित विकास की राजनीति में भारत में नियोजन 1940 से 1950 में जो नियोजन के पक्ष में हवा चली थी वो क्या कारण रहा था, उसके पीछे कौन कौन से मुख्य बिंदु रहे थे। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए जो नियोजन के विचार को 1940 और 50 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला, उसके पीछे कारण था उसके पीछे कारण था कि यूरोप जो था वो महामंदी का शिकार हो चुका था और कुछ सबक सीख चुका था। दूसरा, जापान जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपने अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली थी। तीसरा है, सोवियत संघ ने भारी कठिनाई के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। भारत में नियोजन, सभी एक बात पर सहमत कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता और सरकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आता है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या होता है? इसमें काफ़ी थोड़ी सी त्रुटियां हो गई है, इसको सुधार कर लेना। बॉम्बे प्लान है 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह, बोल दो, या मैं लिखना चाह रहा था तब का ताप लिखा करके इसको काट दो। उद्योगपतियों का एक समूह या एक तबका एकजुट होते हैं, मतलब बहुत सारे उद्योगपति का समूह जो है वो एकजुट होते हैं और इस समय देश में नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के संयुक्त प्रस्ताव तैयार करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बॉम्बे प्लान। ने बॉम्बे प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉम्बे प्लान कहा जाता है। मंशा सरकार औद्योगिक तथा आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने से संबंध है। अब देखते हैं हम योजना आयोग। योजना आयोग, एक मिनट बच्चों। ठीक है, तो हम योजना आयोग की बात कर रहे थे। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 1950 में। कब होती है? 1950 में। ये आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। इसकी सिफारिशें प्रभावकारी तभी हो पाती है जब इसको मंत्रिमंडल मंजूर करे। योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा भी ध्यान रखना, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की जगह अगर वर्तमान पूछा जाए कौन सा आयोग है? नीति आयोग। कब अस्तित्व में आता है? 1 जनवरी 2015 को। ये ध्यान रखना है। भारत सरकार योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग बनाता है और नीति आयोग का पूरा नाम पूछा जाए तो ये आपको बताना है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। शुरुआती कदम देखते हैं हम। सोवियत संघ की तरह योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना जो 5 वर्षों के लिए योजना बनाने का कार्य करेगा। भारत सरकार अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार करेगी जिससे अगले 5 सालों के लिए आमदनी और खर्च योजना होगी। अब योजना क्या थी? योजना थी केंद्र और राज्य के बीच में बजट के 2 हिस्से, जो कि एक गैर योजना और एक योजना व्यय होगा। गैर योजना में सालाना आधार पर दिन मदों पर खर्च, और जो योजना व्यय था उस योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए 5 साल की अवधि में खर्च करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना।
प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो हमारे 1951 से 1956 तक रहता है इसका कार्यकाल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बने? 1951 में। और जो पहली योजना थी इसका मूल मंत्र था धीरज धैर्य बनाए रखते हुए विकास करना। विशेषज्ञ थे KN राज, जो कहते हैं कि 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। और इन योजनाओं को प्रमुख उद्देश्य था कि देश की गरीबी को मकड़ जाल से बाहर निकालना। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें ज़्यादातर जोर किस पर दिया गया? कृषि क्षेत्र पर दिया गया, भूमि सुधार पर जोर दिया गया, बाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई इसी योजनाओं के तहत। तो आपको मुख्य क्या याद रखना है? पहली योजना का मूल मंत्र धीरज। योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1951 में। किस पर ज़्यादा जोर दिया गया? कृषि क्षेत्र पर। प्राथमिकता पूछी जाए तो प्राथमिकता किस पर है? कृषि क्षेत्र पर। ठीक है। अब इस योजना के दौरान जो समस्याएं उनमें है योजनाओं का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करना। ये तभी संभव जब लोगों की बचत खर्चे से ज़्यादा हो। दूसरा है समस्या 1950 के दशक में खर्च का स्तर बहुत नीचे था, इसे और कम नहीं किया जा सकता था। तीसरी समस्या आ रही थी कि बचत को बढ़ावा देना भी मुश्किल है, क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश में मौजूदा पूंजी और भंडार कम था। चौथी समस्या थी कि लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन ये बचत प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में की गई बचत की उम्मीद से भी कम थी। ठीक है। अब देखते हैं हम औद्योगिकरण की तेज रफ्तार। औद्योगिकरण की तेज रफ्तार या औद्योगिकरण दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिक जो रूप दिया गया, जो प्राथमिक लक्ष्य रखा गया वो किसका था? औद्योगिकरण का। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक इसका कार्यकाल रहता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद में। तो बाहरी उद्योगों के विकास पर जोर, ये ध्यान रखना है कि बाहरी उद्योगों के विकास पर जोर कौन सी पंचवर्षीय योजना दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में, PC महालनोबिस के नेतृत्व में। और ये पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में आती है? PC महालनोबिस के नेतृत्व में। ये भी पूछा जाता है कि PC महालनोबिस नामक मॉडल जो किससे संबंधित है? PC महालनोबिस से संबंधित है। ठीक है। दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव और हर दिशा में बदलाव की बात इसमें तय की गई थी। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य लक्ष्य है, जिसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है PC महालनोबिस, क्योंकि उनके नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं को एक टोली ने योजना तैयार की थी, इसलिए कभी कभी द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं को PC महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है। फिर देखते हैं हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के दौरान क्या प्रयास किए गए। देशी उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात पर भारी शुल्क, बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था, क्योंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे। औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को नए आयाम दिए। समस्या क्या रही देखेंगे। प्रथम समस्या है जो भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था। प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी वे पिछड़ा हुआ था, और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। दूसरा है उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया, ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका सताने लगी। तीसरी समस्या है योजनाओं को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाइयां आई। अब हम देख लेते हैं हमारे पाठ्यपुस्तक में कुछ बॉक्स के रूप में दिए गए महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। वो महत्वपूर्ण सूचना भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें भी हम एक एक बॉक्स को कंप्लीट क्लियर कर लेते हैं। PC महालनोबिस, PC महालनोबिस से संबंधित क्या दे रखा हमारी किताब में? PC महालनोबिस
जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक। ये ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न आपके कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है? पीसी महालनोबिस। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की योजनाकार कौन है? पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 13वां औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र को सक्रिय भूमिका के समर्थन। ये इतना खास नहीं है, 2 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना पीसी महालनोबिस से संबंधित। एक तो ये क्वेश्चन भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक, और दूसरा क्वेश्चन है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन है। दोनों प्रश्न यहाँ से आपके बन सकते हैं पीसी महालनोबिस के। फिर है हमारी पाठ्य पुस्तक में विकेंद्रीकृत नियोजन के बारे में दे रखा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। विकेंद्रीकृत नियोजन, जरूरी नहीं है कि हर नियोजन केंद्रीकृत ही हो। ऐसा भी नहीं है कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योग और बड़ी बड़ी परियोजनाओं से लगाया जाए। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में क्या क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता रहा। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और यहाँ औद्योगिक आधार भी तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा है। इसके बावजूद केरल में साक्षरता आपने देखी होगी 100% है। आयु प्रतीक्षा भी बढ़ी है, वहाँ शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी कम है। केरल में लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है। 1987 से 91 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया। ये ध्यान रखना है कि नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान कौन सी सरकार ने चलाया? केरल सरकार ने। कब चलाया? 1987 से 91 के बीच में। ठीक है, 1987 से 91 के बीच में नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया। इसके अंतर्गत विकास के अभियान चले जिसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता का अभियान शामिल है। इन अभियानों की रूपरेखा इस तरह बनाई गई थी कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल किया जा सके। केरल में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हो। ठीक है, तो ये अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना कि विकेंद्रीकृत नियोजन से संबंधित केरल मॉडल, और केरल मॉडल में भी नव लोकतांत्रिक पहल। यहाँ से कई बार भी प्रश्न आया था और अभी आ सकता है। जेसी कुमारप्पा, देखो जेसी कुमारप्पा असली नाम है इसका जेसी कॉर्नेलियस, अर्थशास्त्री एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इंग्लैंड एवं अमेरिका में शिक्षा, महात्मा गांधी के अनुयायी है। गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश। मेन पुस्तक इनकी इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक है। योजना आयोग के सदस्य के रूप में योजना प्रक्रिया में सदस्य। जैसे कुमारप्पा की कई बार हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एग्जाम हुई थी उसके पेपर आए थे इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। ठीक है, तो ये पुस्तक याद रखना आप लोगों को। तो इसमें क्या याद रखना आपको? पुस्तक याद रखना है इनकी इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, ये याद रखना। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस किसकी है? जेसी कुमारप्पा की। फिर हमारी पाठ्य पुस्तक में ये भी दे रखा है क्या है वामपंथ और क्या है दक्षिणपंथ। चलो इसको भी देख लेते हैं। जब विभिन्न देशों की आर्थिक राजनीति की बात होती है तो अक्सर वहाँ के राजनीतिक दल अथवा समूह का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस या उस पार्टी का समूह की विचारधारा वामपंथी है, दक्षिणपंथी रुझान वाली। आपने इसका जिक्र जरूरी पढ़ा होगा, दक्षिणपंथ अथवा वामपंथ। सबसे किसी राजनीतिक दल अथवा समूह के बारे में ये प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर ये कौन सा पक्ष लेगा या आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी। वामपंथ से अमूमन, अब यहाँ से समझना आप कि वामपंथ क्या है, दक्षिणपंथ क्या है। वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। तो वामपंथ किसे कहते हैं? तो आप लोग को बताना है कि वामपंथ से तात्पर्य उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाले सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं, उन्हें वामपंथी कहा जाता है। जबकि दक्षिणपंथ से
तात्पर्य उन लोगों की ओर इंगित किया जाता है जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें दक्षिणपंथी कहा जाता है। ठीक है, फिर नीचे और दे रखा है। ये तो यहाँ पर क्या आप बता सकते 1960 के दशक कौन से राजनीतिक दल वामपंथी और कौन से दक्षिणपंथी थे। तो आप हर कोई भी पार्टी हो दल हो, आपको सीधा सीधा सा ये समझना है कि वामपंथी उत्तरोत्तर परिवर्तन चाहती है, विकास चाहती है, गरीबों का भला चाहती है और उसके लिए जन कल्याणकारी नीतियों को प्रोत्साहित करने पर बल देती है। जबकि दक्षिणपंथी परंपराओं को बनाए रखना चाहती है, परिवर्तन विरोधी होती है और रूढ़िवादी होती है। तो इसके तहत आने वाली पार्टियों को उस रूप में आप बता सकते हो, समझा सकते हो। आज हमारा दूसरा पार्ट में इतना ही था। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ लिखा भी दी है, बता भी दी है और आप नोट्स के रूप में उतार भी सकते हो। परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई, इसलिए हम शॉर्ट में चल रहे हैं ताकि आप तक महत्वपूर्ण सामग्री कम समय में अधिक से अधिक पहुँच सके। आज इतना ही, आपका ये तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। कल हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे। चौथा अध्याय हमारा रहेगा, चौथा अध्याय है भारत के विदेश संबंध। बहुत अच्छा पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो मन लगा के पढ़ो, आप लोगों को सर्व सफलता मिलेगी, अच्छे अंक आएंगे। और आप लोगों के हमेशा ये जो पुस्तक जो चल रही है, ये चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे कोई सी भी आप एग्जाम दो, राजनीति विज्ञान बल्कि जीके के हिसाब से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।